हैं। देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी पहले भी मैंने डिस्कस किया, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो पाए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज़ क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, एटॉमिक साइज़ के बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। फिर मैंने बताया अगर आपका सिग्मा बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ जाएगी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी सिग्मा और आयनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन हो गया। लास्ट में देखा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज़ भी कम होगा क्योंकि ये बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने पास और उसकी वजह से साइज़ छोटा हो जाता है। तो अगर साइज़ छोटा हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है नाउ, तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, आपका ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमने देख लिया था, हम पढ़ रहे थे आपके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि अगर साइज़ छोटा है उसके अलावा भी एक फैक्टर है, ऐसा नहीं कि हमेशा साइज से ही डिसाइड करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बोलते हैं। इसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं बाकी कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक बार और मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको ब्रीफ में। नाउ अगर मैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर मैं कर रहा हूँ, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब क्या होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस। अगर आपको मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल में तो कुछ खास नहीं है क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं ध्यान देते। लेकिन हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल से। तो पी ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, डी ऑर्बिटल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे एफ ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हम हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, देन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपका 1 हो गया, P1 हो गया, P2 हो गया, P5 हो गया, P4 हो गया, तो ये सारे नॉर्मल हैं। D1 D2 D3 D4, आपके D6 D7 D8 D9, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह F1 से लगा कर F6 तक और F8 से लगा करके आपका F13 तक ये आपके नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। तो आपको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना है। अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मुझे दिख गया तो मैं डेफिनेटली बोल दूंगा कि मेरा भैया हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मतलब इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब ज़्यादा दम लगेगी निकालने में इलेक्ट्रॉन को इस वाले सिस्टम से। दूसरा अगर मैं बात करूँ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं बात करूँ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो फुली फिल्ड में आते हैं आपके यहाँ पे S2। देखो S2 के साथ में क्या है, S2 के आपके दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, S1 और S2। ठीक है, तो अगर आपने इसको फुल फिल्ड बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ये इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं, इसको हाफ फील्ड। अगर कई सारे कॉन्फ़िगरेशन होते तो हम भैया बोलते कि ये हाफ फील्ड है, इसका और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो फुल फील्ड इसको बोल देते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो इसको पार्शियली फील्ड बोला जाता है क्योंकि और पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर S3 होता तो अब हम बोल देते कि हाँ ये आपका क्या है, यहाँ पे
फुलफिल्ड है और ये हाफ फिल्ड, कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि S1 में एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसको F हाफ फील्ड में कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन की ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा नहीं है। तो हम इसको फिक्स कर देते हैं कि S2 है तो वो आपका स्टेबल होगा। इसके बाद अगर आता है P6 तो वो भी स्टेबल होगा। इसके बाद अगर आता है आपका यहाँ पे F7, F के पहले हम D ले लेते हैं फिर लिखेंगे, तो इसके बाद D10 आता है तो भी आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और F आपका 14 आता है। तो ये भी क्या होते हैं, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी क्या होते हैं, मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने समझा था लास्ट क्लास में होता क्या है, अगर मैं लूँ यहाँ पे नाइट्रोजन और मैं लूँ ऑक्सीजन, आपको पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई में आपको समझा चुका हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन बाद में। ठीक है, तो बताइए इसमें एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड था। एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका था पीरियड में और सबसे कम किसका था, बता सकते हैं? रीज़न बताएंगे? रीज़न बता। रीजन ये कि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, जिससे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, रेडियस कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव इसका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा हल्का फुल्का, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा बेटा बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर रहे हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि और ज़्यादा रिपल्शन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो था वो जेड इफेक्टिव देंगे आप हमेशा, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इफेक्टिव? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जेड बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ से जाओगे तो क्या एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लिथियम का 3 होता है और इसका 4 होता है, तो यहाँ पे 3 जो है वो प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन थे 4 हुए, इसमें 5 हुए, इसमें 6 हुए, 7, 8 और 9, तो प्रोटॉन क्या हो रहे हैं आपके, बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड बढ़ेगा, और जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो इसका रीज़न हमेशा आप जब भी देंगे याद रखिएगा जेड इफेक्टिव से आंसर इसका दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है इसलिए उसका साइज़ छोटा होता जाता है। तो साइज़ का क्या ट्रेंड रहेगा, साइज़ सबसे, आंसर आपका सही था, लिथियम आपका सबसे बड़ा रहेगा, फिर बेरिलियम, फिर आपका बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये आपका ट्रेंड यहाँ पे आना चाहिए। अब बताओ साइज़ क्या है, नाइट्रोजन का साइज़ क्या है, नाइट्रोजन का साइज़ तो बड़ा है, और ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, छोटा है। यही हमने यहाँ पे देखा है, पीरियड में यही हाल होता है, यहाँ पे साइज़ छोटा होता जाता है। तो ये आपका एटॉमिक रेडियस का साइज़ है। तो आयनाइजेशन का एनर्जी का क्या होना चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, बता सकते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए क्योंकि बड़ा साइज़ है तो उसमें ज़्यादा दम नहीं लगेगी निकालने में, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे तो आसानी से नहीं निकलेगा, उसमें ज़्यादा दम लगेगी। तो छोटा साइज़ है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो नाइट्रोजन की होती है वो कम होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसकी, ऑक्सीजन से। ऐसा होना चाहिए था हमारा, लेकिन हो क्या रहा था, इसका उल्टा ही खेल हो रहा था। यहाँ पे इसका उल्टा ही कहानी चल रहा है कि ये जो है हमने ऐसा सोचा कि ऐसा आना चाहिए, बट ये क्या हो रहा था, गलत हो रहा था, ऐसा नहीं आएगा। देखा गया कि कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हो तो यहाँ पे फर्स्ट लिखना चाहो तो फर्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट लिख सकते हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है। आ क्या रहा था एक्चुअल ट्रेंड, ये आयनाइजेशन एनर्जी जो थी आपकी पास में वो आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा थी,
जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, पहला वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज़्यादा था ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ये आ रहा था। तब भाई एक्सेप्शन है, कुछ रीज़न होगा इसका, कोई ना कोई कारण तो होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला इसका कारण हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड सही है, ये आपका गलत है। तो उन्होंने बोला कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये सही है तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दीजिए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है, जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला उन्होंने कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, अगर वो हाफ फिल्ड आ रहा है, अगर वो आपका फुल फिल्ड आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका वो स्टेबल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। बताओ ये क्या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में, आउटर सेल में P3 दिख रहा है, ये आपका हाफ फिल्ड हो गया। गुड, ये आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर ये आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है, ये आप उसको बोल सकते हैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं इसको, या आप बोल सकते हैं पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ही बोल देते हैं, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है। यस, गुड, बिल्कुल स्टेबल होता है, हाफ फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें से एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ से आपको ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाएगा, वो देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, बोलेगा नहीं मैं नहीं ले जाने दूंगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में बोलेगा ले जाओ। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या ये हाफ फील्ड बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो इसलिए ये दे रहा है कि हाँ ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से हमारा गया और एक इलेक्ट्रॉन से डालने से मैं स्टेबल बन जा रहा हूँ, ठीक है। और ये नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है। तो इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी आती है वो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले का मतलब मैंने आपको बताया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब होता है पहला इलेक्ट्रॉन आपने हटाया है। तो अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, ऑक्सीजन की। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और देखते हैं क्या एक ही जगह लग रहा है कि बाकी जगह भी लगता है। देखें आप बेरिलियम को, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बता दो फटाफट क्या होता है, शूरवीरों बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है। सर आप ही लिख दो, क्या करेंगे। 1s2, आगे बताओ, मुझे मान लो भूल गया तो 1s2 2s2 यही होता है। मैं अगली बार से गलत लिख दिया करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग चौंकोगे कि सर कुछ गलत लिख दिए हैं, चलो बताते हैं सर, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जगह लेटेस्ट से अभी के लिए हम बोरॉन ले लेते हैं, ठीक है। बोरॉन देखो, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1 होगा। अच्छा बताओ साइज़ किसका छोटा है, बोरॉन का कि बेरिलियम का, साइज़ किसका छोटा है, छोटा भाई कौन है बताओ। छोटा भाई बोरॉन, ठीक है। पीरियड में आप जाते हैं तो आपको पता है, गुड, पीरियड में जब आप जाते हैं तो आपको पता है कि आप पीरियड में अगर जा रहे हैं तो उसका साइज़ घटता है। अभी हमने देखा है, देखो यहाँ पे बेरिलियम
बोरॉन, बोरॉन छोटा है क्योंकि इधर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पे, अब ये बेरिलियम आपका साइज बड़ा है और ये बोरॉन का छोटा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा लगना चाहिए था, हमें बता सकते हैं? बोरॉन में ज़्यादा लगना चाहिए था, बिल्कुल सही है, बोरॉन में ज़्यादा लगना चाहिए था। आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि छोटा है उसमें से ज़्यादा दम लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये ऐसा, बट हो क्या रहा था फिर अगेन वही कहानी, ठीक है, पार्ट 2 वाली कहानी कि जैसा पहले हुआ पार्ट 1 में वैसा ही कुछ पार्ट 2 में भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ऐसा आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अगेन ये गलत है, एक्चुअल ट्रेंड क्या आ रहा था, एक्चुअल कुछ ऐसा निकल के आ रहा था। फिर से आयनाइजेशन एनर्जी जो था यहाँ पे आपका बोरॉन का कम आ रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू बेरिलियम के, ऐसा आ रहा था। तो कहानी में क्या हुआ, ट्विस्ट आ रहा है फिर से, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होगा, ट्विस्ट आया है उसका कोई रीज़न होता है, कोई हमारे पास रीज़न होता है उसके लिए। तो जैसा इसके पास रीज़न था वैसा ही सेम रीज़न है यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये क्या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है आपका यहाँ पे, यस गुड, ये आपका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और जो ये वाला है आपका, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं आप। तो फुल फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें से क्या होने चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे आपको एनर्जी लगनी चाहिए। तो ये आपका ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं करना, ठीक है, अगल बगल चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं करना कि देखो बेरिलियम और बोरॉन क्या है, अलग अलग हैं। मतलब अगर आप देखो एलिमेंट्स को तो लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन आता है, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आते हैं, ठीक है। तो अगल बगल वाले स्विच हो सकते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको कि आप जो फुल फील्ड वाला है बिल्कुल उसको क्या कर दो, आगे ही पहुंचा दो, कि इसको ऐसा करते हैं, ये फुल फील्ड है इतना ज़्यादा स्टेबल है कि इसको क्या कर देते हैं, सबसे आगे पहुंचा देते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ खिसका सकते हैं आप, एक एक अगल बगल खिसका सकते हैं, ठीक है। इतना भी ज़्यादा स्टेबल नहीं हो जाता कि ये बिल्कुल आप क्या कर देंगे, नाइट्रोजन को फ्लोरीन के आगे रख देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक स्टेप आगे हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ साइज़ भी तो है। अगर मैं बहुत छोटा कर दूँ साइज़ तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों फैक्टर्स देखने होते हैं। तो अगल बगल में एक्सचेंज हो जाता सकता है, बेरिलियम बोरॉन से एक्सचेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये सही हो गया, ठीक है। और नाइट्रोजन को मैंने ऑक्सीजन से एक्सचेंज कर दिया, लेकिन नाइट्रोजन को फ्लोरीन से आप नहीं करेंगे, या बेरिलियम को ऐसा नहीं कि बेरिलियम को चलो चलते हैं यहाँ तक फ्लोरीन के आगे पहुँचा देते, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट के साथ कई बार गलती होती है। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। चलो गुड, तो अब बताओ आयनाइजेशन एनर्जी। देखो मैं अरेंज करता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। ये आपकी कहानी है। तो नॉर्मल ट्रेंड, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन, जैसे अभी मैंने पूछा था। यस, एक्सपेक्टेड का मतलब, हाँ जी बताएं एक बार और। एक बार, हाँ हाँ एग्जैक्टली हमें क्या लगता है कि ऐसा होगा, जैसे मैंने पेपर दे के आया, मुझे लगा
कि आज मैंने 100 में 100 मार दिए मार्क्स, ठीक है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और जब आएंगे रिजल्ट तो देखेंगे हमारा क्या हो गया। मान लो कि मेरा मार्क्स 98 आया, ठीक है, तो सर बहुत अपना बढ़ चढ़ के बता रहे हो आप अपने मार्क्स, ठीक है। चलो मान लो एक्सपेक्टेशन, अगर नहीं है एक्सपेक्टेशन, चलो 100 नंबर का पेपर दिया मैंने, 90 मार्क्स मेरे मान लो आ रहे हैं, ठीक है। तो 90 मार्क्स अगर मेरे आ रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट किया था 100, लेकिन आ रहे हैं मेरे 90, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। तो क्या होना चाहिए था एक्सपेक्टेड ट्रेंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज इस साइड में क्या होता है, घटता है। ये हमारा साइज का है, लास्ट वाला छोड़ देना, ठीक है, आपको पता है इसका साइज का क्या खेल है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होता है, साइज आपका डिक्रीज होता है, ये आपका रेडियस है, ट्रेंड है। तो होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होना चाहिए था, साइज अगर बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी आपका कम लगेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, नीचे की तरफ बढ़नी चाहिए थी। सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्चुअल ट्रेंड क्या हुआ, एक्चुअल ट्रेंड क्या हुआ, एक्चुअल ट्रेंड क्या हुआ, मतलब असलियत में जो मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, 10 नंबर क्या हो गए मेरे, कट गए मार्क्स, ठीक है। रीज़न क्या है कटने का, या मैंने ढंग से लिखा नहीं होगा, ठीक है, या मैंने कोई आंसर क्या कर दिया होगा, रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया होगा, या मैंने कहीं पे काउंटिंग गलत कर दी मार्क्स की, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऐसा था, लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, आपका फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। तो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आता है, हमने देखा था 1s2 2s2, ये आपका आता है फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा इसका आता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3। और इसके बाद अगर अलग से बात करें नियॉन का, नियॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s2 2s2 2p6 होता है। तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में एक्चुअल ट्रेंड आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड भी आपको लॉजिकली भी पता होना चाहिए कि ऐसा आना चाहिए था, और दिक्कत क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो क्या होगा, मैंने बताया एक ही आप स्विच करेंगे, एक ही आप स्विच करेंगे, आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल आगे बिल्कुल इसको नियॉन के पीछे पहुंचा देंगे, नहीं, एक आप आगे स्विच कर देंगे, एक एक आगे स्विच कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी क्या कर देंगे, आगे स्विच कर देंगे, ठीक है। और ये तो आप आपका देख रहे हैं, ये तो स्टेबल है, ये तो सबसे एंड में है, तो आप क्या करेंगे, इसको एंड में ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल ट्रेंड, लिथियम जो होगा वो सबसे क्या होगा, कम आयनाइजेशन एनर्जी उसमें लगेगा। इसके बाद किस में लगेगा, इसके बाद बोरॉन में लगेगा, इसके बाद बेरिलियम में लगेगा। मैंने स्विच कर दिया इधर, सेम यहाँ पे कार्बन, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में फ्लोरीन। और देखो नोबल गैसेस, हमें पता है कि नोबल गैसेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, नोबल गैसेस को कोई छू नहीं सकता, वो अकेले रहना चाहती हैं, वो पूरी ज़िंदगी अपनी क्या होती हैं, अकेले रह के गुजार देती हैं, उनको कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। तो नियॉन इतनी स्टेबल है, आर्गन इतनी स्टेबल है, नोबल गैसेस इतनी स्टेबल होती हैं कि दे डोंट वांट एनी फ्रेंड, दे आर हाईली स्टेबल, दे आर हाईली स्टेबल। क्यों होती हैं, क्योंकि ऑक्टेट इनकी क्या होती है, कंप्लीट होती है, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने होते हैं, और ना इलेक्ट्रॉन ये ले सकती हैं ना इलेक्ट्रॉन ये दे सकती हैं। तो ना नियॉन इलेक्ट्रॉन लेगी तो आपको ना इलेक्ट्रॉन नियॉन देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हम निकालने की बात कर रहे हैं, तो भैया जब ये स्टेबल है, लास्ट में इसके क्या हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्यों अपने इलेक्ट्रॉन्स ये देगी। तो इस केस में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मान लो ये नियॉन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपका नियॉन है, इसमें नियॉन के आपको कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर देखें, ठीक है, तो पहली सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे पहली सेल में होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। और दूसरी में क्या है आपके नियॉन के, पहली सेल आप काउंट कर लो, पहली सेल मतलब n=1, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दूसरी सेल मतलब ये पूरी n=2 है, तो दोनों ऑर्बिटल सेम सेल में जाएंगी। 6 2 8, तो कितने हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 3 4 5 6 7 और 8, 3 3 6 और 2 8। तो ये क्या हो जाएगा, और बीच में हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है। तो ये क्या है आपका स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ऑक्टेट का मतलब होता है लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। और कंप्लीट ऑक्टेट वाले क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल हैं होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल है तो उस केस में आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, अब ताकत लगेगी भैया, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इसकी भी, आयनाइजेशन एनर्जी पहली वाली जो होगी वो वेरी हाई बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो सबसे आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका नियॉन आ जाएगा, सबसे आगे क्या आ जाएगा आपका नियॉन आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कौन से 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जहाँ पे आपने स्विच किया है उसको आपको नहीं भूलना है, ये वाला नहीं भूलना है, ठीक है। एक ये खतरा है जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, और दूसरा ये खतरा है। तो दोनों ही खतरों को क्या करना है, आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, खुद ही उसको समझ के आंसर देना है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। कोई डाउट है तो बता दीजिए, किसी को भी कोई डाउट है जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है। हाँ देखो, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था, देखो नियॉन का साइज़ तो बड़ा है, क्यों बड़ा आ रहा है, इसका रीज़न क्या है कि हमारा मेजरमेंट का तरीका गलत था, है कि नहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके, मान लो ये नियॉन है, ठीक है, नियॉन की अगर मैं बात करूं तो नियॉन के केस में एटॉमिक रेडियस उसका बड़ा आ रहा था, लार्ज एटॉमिक रेडियस, लार्ज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई। और लार्ज एटॉमिक रेडियस क्यों आ रहा था, क्योंकि हम वैंडरवाल रेडियस इसका मेजर कर रहे थे, क्योंकि हम वैंडरवाल रेडियस इसका मेजर कर रहे थे। और वैंडरवाल रेडियाई अगर मैं मेजर करूँगा, वैंडरवाल रेडियाई अगर मैं मेजर करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे क्या आएगा, गलत आंसर आएगा, क्योंकि वैंडरवाल क्या होता है, बहुत दूर दूर एटम को लेकर के मेजर किया जाता है। जैसे अगर मैं ये बना रहा हूँ, मान लो यहाँ पे एक और नियॉन मैंने रख दिया, तो 2 नियॉन को मैं क्या करूँगा, दूर दूर रखूँगा काफ़ी, और इनकी डिस्टेंस को क्या करूँगा, मैं फिर मेजर करूँगा। तो ये जो हमारा एरर आ रहा है या साइज़ आ रहा है, वो हमारे मेजरमेंट के मेथड में गलती की वजह से आ रहा है। और ये जो एंगस्ट्रॉम में होते हैं ये सब, ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में होते हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि ये इसका एटॉमिक रेडियस तो बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है, बट उसका तरीका गलत है मेजरमेंट, ठीक है, उसका तरीका हमारे पास एग्जैक्ट तरीका नहीं है जिससे हम इसकी अच्छी या एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएँ। तो इस हिसाब से हम एटॉमिक रेडियस को बोल देते हैं कि जो रेडियस ऑफ नियॉन है वो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ फ्लोरीन। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में साइज़ तो है ही मैटर करता है, साइज़ तो मैटर करता ही है, लेकिन नोबल गैसेस को कोई भी टच नहीं कर सकता। नोबल गैसेस इतनी स्टेबल होती हैं कि उनमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता, वो रिएक्ट भी नहीं करती हैं, इसीलिए उनको नोबल गैसेस बोला जाता है, ठीक है। तो साइज़ के हिसाब से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन भी हम क्या करेंगे, उसका कंसीडर करेंगे। तो इसमें भी आपका फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आप इसका रीज़न बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
यस। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन क्या हो जाएगा? मस्ट बी ग्रेटर देन, यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। रीज़न स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ट्रेंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं, देख लो। तो हर एक पीरियड में क्या होगा? हर एक पीरियड में क्या होगा? नोबल गैसेस का सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नोबल गैसेस ही सबसे क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं बात करूँ, देखो दूसरे ग्रुप की, देखो हम अगर बात करें, हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड। तो आप बताएंगे, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है खाली। कौन कौन से एलिमेंट है? एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा? किसका ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी? हीलियम का क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये नोबल गैस है और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2, याद होगा तो 1s2 आसान सा है। ठीक है, इसका क्या होता है? 1s1। तो ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये स्टेबल हो गया। सेकेंड पीरियड की अगर मैं बात करूँ, तो सेकेंड पीरियड में देखते हैं, सेकेंड पीरियड में क्या होता है हमारा। इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। अगर आपने 2-3 बार अभी ही रिवाइज कर लिया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, चाहे आप साल भर भी इसको क्या करें, केवल देख लेते रहें तो। ठीक है, अभी आप थॉरोली पढ़ लीजिए, दोबारा कभी भी 1-2 महीने बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो रिवाइज करते रहिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा अगर छोड़ देंगे आप, तो फिर जो भी पढ़ा हुआ है वो आपको गायब हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और मोल कॉन्सेप्ट, ये आपको कभी छोड़ने नहीं है। ठीक है, जब आपका टाइम है खाली आपके पास, तो पुराने एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ प्रीवियस ईयर खोल के कर लिए, मोल कॉन्सेप्ट के कुछ प्रीवियस ईयर खोल के कर लिए, जो नहीं आए वो पूछ लिए। ठीक है, तो भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पीरियड में क्या हो गया? लिथियम। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था क्या आएगा? बोरॉन आएगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख रहे हैं। फिर आएगा बेरिलियम, यहाँ पे भी ट्विस्ट। इसके बाद क्या आता है? कार्बन। कार्बन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और फिर ये नियॉन। तो ये आपका ट्रेंड है यहाँ पे किसका? सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में बता सकते हो? अगर मैं थर्ड पीरियड में आपसे पूछूं, थर्ड पीरियड में मुझे बताइए कि थर्ड पीरियड में क्या ट्रेंड आएगा, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं थर्ड पीरियड में? तो देखते हैं, थर्ड पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की हमें बात करें, कौन सा होता है? लिथियम के नीचे होता है सोडियम, बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम, और बोरॉन के नीचे होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। इसके बाद कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियॉन के नीचे आर्गन। तो ये हमारे सेकेंड पीरियड है। एक्सपेक्टेड ट्रेंड इसमें भी देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी? एक्सपेक्टेशन क्या है, या एक्सपेक्टेड ट्रेंड लिखते हैं। एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है, कैसा हम सोच रहे हैं कि आना चाहिए? साइज छोटा होता है, इधर छोटा होता है, तो आपका क्या आना चाहिए था? एक्सपेक्टेड ट्रेंड। एक्सपेक्टेड ट्रेंड में आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था? आपका घटता जाना चाहिए कि बढ़ता जाना चाहिए? बोलिए, यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या था? यहाँ पे साइज़ बड़ा है तो क्या होना चाहिए? इंक्रीज़ होना चाहिए। तो सोडियम का सबसे कम होगा, मैग्नीशियम का सबसे इससे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम का इससे ज़्यादा,
सिलिकॉन का इससे ज़्यादा, फॉस्फोरस का इससे ज़्यादा, सल्फर का इससे ज़्यादा, क्लोरीन का इससे ज़्यादा, और आर्गन, आर्गन की बात हम बाद में छोड़ देते हैं अभी, कि आर्गन का हमें बाद में देखना है, साइज इसका अलग है, उसके हिसाब से हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे। रियल ट्रेंड क्या था इसका, एक्चुअल ट्रेंड क्या था, क्या होना चाहिए आप बताइए, आपने समझ लिया है तो मुझे बताएंगे एक्चुअल ट्रेंड क्या होना चाहिए, बताइए बताओ फटाफट, क्या एक्चुअल ट्रेंड होना चाहिए यहाँ पे। हाँ हाँ, ये यहाँ पे स्विच हो जाएगा क्या, मैं ऐसे कर दूँ यहाँ पे, आपको पता है ना ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया मैग्नीशियम, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो इसको मैं इससे स्विच कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया। बाकी आपका एज इट इज़ है फॉस्फोरस और सल्फर में, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, इसको स्विच कर दिया, तो सल्फर पीछे आ जाएगा, फॉस्फोरस यहाँ पे आपका क्लोरीन, और लास्ट में नोबल गैसेस तो आपका आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे भी दो ट्विस्ट हैं, जैसे आपके पुराने में देख सकते हैं, यहाँ पे देखो बेरिलियम और बोरॉन को स्विच कर दिया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को स्विच कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा रहे कि किस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला बोरॉन और बेरिलियम को स्विच किया है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मैंने स्विच किया है। सेम इधर क्या करना है आपको, यहाँ पे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को स्विच कर देना है, क्योंकि ये भी क्या है, ये आपका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे फॉस्फोरस और सल्फर को भी बदल दिया है, क्यों बदल दिया है, क्योंकि यहाँ पे फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन। तो यहाँ पे देखें मैग्नीशियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका नोबल गैसेस आ जाएगा यहाँ पे नियॉन, और नियॉन के बाद ये आ जाएगा आपका 3s2। तो यहाँ पे फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आया, तो ये आगे चला गया। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आएगा आपका फॉस्फोरस का नियॉन, यहाँ पे 3s2 आएगा और 3p3 आएगा। ठीक है, 3p3 आएगा, तो यहाँ पे आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये आपका बाहर आ गया। और आर्गन के बारे में तो हमें पता ही है, आर्गन के बारे में तो हमें पता ही है, इसका फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ही होता है नियॉन, 3s2 एंड 3p6, तो ये सबसे ज़्यादा आगे आएगी। तो अच्छा बताओ जनरल ट्रेंड क्या है, मतलब अगर हम बात करें, इनको दो चार पॉइंट को छोड़ दें, तो अगर मैं पीरियड में बढ़ रहा हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, पीरियड में अगर मैं जा रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में अगर जा रहा हूँ तो साइज बढ़ता है घटता है, ये हमें पता है। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताइए मुझे। बढ़ेगी, बिल्कुल सही है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, left to right in a periodic table, left to right in a periodic table, in a periodic table, जनरली, देखो जनरली मैंने वर्ड लगा दिया है, जनरली इसलिए कि आपके जो एक्सेप्शन है उनको आपको अलग से देखना पड़ेगा। जनरली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, increases, sorry, generally ionization energy increases, generally ionization energy increases, ionization energy increases। रीज़न क्या बताएंगे इसका, एग्जैक्टली तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, या इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा शाइन होगा तो दिमाग में जल्दी आएगा। तो ये आपका जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव और
और बोल सकते हैं डिक्रीज इन साइज ऑल्सो, यू कैन से साइज छोटा हो रहा है, ठीक है, तो डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज, या आप बोल सकते हैं साइज वाले को भी रेड से कर देते हैं, डिक्रीज इन साइज। तो ये दो फैक्टर में से कोई भी बोलना चाहो, ठीक है, जेड इफेक्टिव बोल दो या आप साइज के टर्म्स में बोल दो, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। किसी को अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, नहीं है तो देखो यहाँ पे कहानी देखते हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे ये है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा किसकी होगी, हीलियम की। क्यों, नोबल गैसेस है, क्यों नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस क्यों, क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी। देखो हीलियम सबसे है, के बाद नियॉन आया, आर्गन आया, क्रिप्टॉन आया, जेनॉन आया, रेडॉन आया, ठीक है, कुछ ऐसे, रेडॉन रेडियम आता है उसमें, रेडियो एक्टिव बन रहा है इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सबसे टॉप में कौन बैठा है, आपकी नोबल गैसेस बैठी हैं, क्योंकि सारी की सारी स्टेबल होती हैं, इनको आप हिला नहीं सकते। जो आदमी स्टेबल है उसको आप हिला नहीं सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा दम लगती है उसको हिलाने के लिए। अब देखो लिथियम से अगर हम स्टार्ट करें तो लिथियम, देखो लिथियम से स्टार्ट हुआ, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। देखो तो लिथियम से स्टार्ट हुआ, देखो ये क्या होगा, फिर लिथियम के बाद कौन सा आता है, ये बेरिलियम होगा, और ये क्या होगा आपका, बोरॉन होगा। ये क्या होगा आपका, बेरिलियम होगा, इसको छोटे से लिखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेरिलियम होगा, और ये क्या होगा, बोरॉन होगा। देखो बोरॉन की क्या घट गई है, आप वैल्यू यहाँ पे देखें जो मैंने आपको बताया था। देखो प्लॉट भी आपको समझ में आने चाहिए। देखो बेरिलियम का ज़्यादा है, बोरॉन का घट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास में, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके आगे हम बढ़े, बोरॉन के आगे क्या आता है, यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन के नीचे आता है नाइट्रोजन। यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या कोई टर्म, एक बीच में मिसिंग कर दिया है, बीच में मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक सर्कल ब्लैक वाला मिसिंग, ठीक है, यहाँ पे इस प्लॉट में एक सर्कल मिसिंग। तो बोरॉन के बाद क्या आता है आपका, बोरॉन के बाद आता है आपका कार्बन। तो यहाँ पे आया आपका कार्बन, कार्बन की इंक्रीज हुई क्या, देख लो कार्बन की इंक्रीज हुई। कार्बन के बाद क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है कार्बन के बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, ऑक्सीजन। तो फिर देखो यहाँ पे स्विच हुआ है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है और आपका ऑक्सीजन का कम है। क्या रीज़न है, वही आपका यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का रीज़न आ रहा है। और सबसे महान कौन, फिर यहाँ पे फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन यहीं ड्रॉ नहीं किया है, मैं यहाँ पे फ्लोरीन आपका ड्रॉ कर देता हूँ, फ्लोरीन ड्रॉ नहीं किया हुआ है, मैं यहाँ पे फ्लोरीन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, और फ्लोरीन के ऊपर सबसे टॉप में नियॉन। इसी तरह सोडियम, सोडियम के आगे कौन हुआ, यहाँ पे हुआ आपका सोडियम के आगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे एल्यूमिनियम फिर से गिर गया, एल्यूमिनियम के ऊपर कौन आएगा, एल्यूमिनियम के बाद आएगा आपका सिलिकॉन, और सिलिकॉन के ऊपर कौन आएगा, सिलिकॉन के ऊपर आएगा आपका यहाँ पे फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के नीचे कौन गिर गया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आपका सल्फ़र आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको जूम इन करके लिखूँ मैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे कुछ कि ये आपका सोडियम है, सोडियम के बाद ये होगा आपका यहाँ पे मैग्नीशियम, ये होगा आपका मैग्नीशियम जिसका ऊपर है ज़्यादा है, एल्यूमिनियम आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एल्यूमिनियम के आगे आता है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के आगे आता है आपका यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे सल्फ़र, और सल्फ़र के आगे यहाँ पे क्लोरीन आएगा, जो कि नहीं दिखाया हुआ, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, आर्गन आ जाएगा। तो ये जो ट्रेंड हैं आपको देख के समझ में आने चाहिए कि ये ट्रेंड कह क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये आप प्लॉट से भी समझ चुके हैं और डायरेक्टली भी समझ चुके हैं। तो देखो एल्कली मेटल क्या है, सबसे नीचे हैं कि नहीं है, एल्कली मेटल साइज में सबसे बड़े हैं, तो उनकी एनर्जी क्या है या आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे
कम है, तो इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एल्कली मेटल्स हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एल्कली मेटल्स हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होती है। और बात करें नोबल गैसेस की तो क्या है, सबसे ऊपर है नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे भी आपका प्लॉट बना है, तो यहाँ पे भी आप एनालाइज कर सकते हैं इसको, अगर आप देखना चाहें अच्छे से तो आप देख करके बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये प्लॉट क्या कह रहा है, क्योंकि इतनी बार मैंने बता दिया आपको। देखो लिथियम है, तो लिथियम का क्या है, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, इधर वैल्यू सबसे कम है, जीरो के पास में कम है और जीरो से दूर जाती हुई तो ज़्यादा है। देखो बेरिलियम का क्या कहानी है, बेरिलियम का आपका यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। बोरॉन का क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, हाफ फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर कार्बन का बढ़ना शुरू हुआ, नाइट्रोजन तक बढ़ता गया, और फिर ऑक्सीजन में क्या हो गया, वहाँ हाफ फिल्ड आ गया, तो ऑक्सीजन आपका कम हो गया और नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया। फिर फ्लोरीन का, और लास्ट में आपका नियॉन का सबसे ज़्यादा होगा, कि ये नोबल गैसेस ही हैं। तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर तो आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, 6 है, ये आपको समझ में आता है, ठीक है। तो ये हमें प्लॉट से समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया, जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था क्या, वो देख लेते हैं। along a period half filled and fully filled configuration have higher ionization energy. Beryllium is greater than boron, ये मैंने समझा दिया, और नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। यहाँ पे जो है एक 13th ग्रुप का एक्सेप्शन है। 13th ग्रुप में मैंने आपको पहले भी बताया, 13th ग्रुप में आपको याद है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, किसी को याद है? किसी को याद है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड 13th ग्रुप में मैंने बताया था आपको? इसके एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आपका छोटा था एटॉमिक रेडियाई बोरॉन का, फिर आता था गैलियम, फिर आता था आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम, देन इंडियम और देन थैलियम। ये आपका एक्चुअल ट्रेंड था। यहाँ पे गैलियम और एल्यूमिनियम में क्या था, यहाँ पे आपका स्विच हो जाता है जेड इफेक्टिव की वजह से, या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। जेड इफेक्टिव की वजह से बोल सकते हैं, और आप स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से बोल सकते हैं, इनका स्विच हुआ है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। तो इसमें क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी में। ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है आपके बोर्ड्स में, जेई मेंस में, आपके नीट में, और जितने भी सारे एडवांस किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे ट्रेंड पूछे जाते हैं जो 13th ग्रुप से होते हैं, क्योंकि 13th ग्रुप में बहुत एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। उनका एक्सप्लेनेशन भी कई का हमारे पास अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करूँ तो इसके आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम 13th ग्रुप का कल पढ़ेंगे। ये टाइम हो चुका है, मेरी एक और क्लास है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बी सेफ, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है। और देखना, बताना क्या आया है कल आपका रिज़ल्ट, ठीक है, जितना भी आ रहा है। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।